आज हम भारत के संवैधानिक विकास की उस कहानी में उतर रहे हैं जो अक्सर तारीखों और एक्ट्स के बोझ तले दब जाती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की जड़ें आखिर कहां से जुड़ी हैं। हमारे हाथ में लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित ये नोट्स हैं और हमारा मिशन है ये पता लगाना कि एक व्यापार करने आई कंपनी देखते ही देखते भारत की राजनीतिक तकदीर लिखने वाली ताकत कैसे बन गई। ये सफर 1600 में शुरू होता है, लेकिन हमारी कहानी का असली एक्शन वो थोड़ा बाद में शुरू होता है। बिल्कुल, ये कहानी किसी एक दिन में नहीं लिखी गई है। ये कई दशकों तक चले कानूनी दांवपेच, सुधारों और संघर्षों का नतीजा है। ये धीरे धीरे सत्ता के हस्तांतरण की एक ऐसी कहानी है जो कभी मर्जी से तो कभी भारतीय दबाव की मजबूरी में की गई, और इसी प्रक्रिया ने उस नींव को तैयार किया, वो ढांचा बनाया जिस पर आज हमारा संविधान खड़ा है। तो ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे आज की बुनियाद को समझना है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। सफर की शुरुआत में जो पहला बड़ा मोड़ आता है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऐसा लगता है कि इससे पहले तक लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि कंपनी भारत में क्या कर रही है, जब तक पैसा आ रहा था। अचानक 1773 में उन्हें कंपनी पर लगाम कसने की जरूरत क्यों महसूस हुई? बहुत सही सवाल है। वजह थी पैसा और ताकत। 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार मतलब टैक्स वसूलने का हक। हाँ, टैक्स वसूलने और दीवानी मामलों में न्याय करने का हक। इससे कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक इकाई नहीं रही, वो एक बहुत बड़ी जमींदार, एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई। लेकिन इसके साथ ही कंपनी के अधिकारी तो बेइंतहा अमीर हो रहे थे और कंपनी खुद वो दिवालिया होने की कगार पर थी। भ्रष्टाचार चरम पर था। इसी कुप्रबंधन को रोकने और कंपनी की बढ़ती राजनीतिक ताकत को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने ये पहला कदम उठाया। ये भारत पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत थी। मतलब अपने ही बनाए हुए राक्षस को काबू में करने की कोशिश। इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया। पर क्या ये कोशिश कामयाब रही? ये एक शुरुआत थी, लेकिन नाकाफी साबित हुई। रेगुलेटिंग एक्ट ने नियंत्रण की कोशिश तो की, लेकिन सिस्टम में बहुत सारी खामियां थीं। कंपनी में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन जारी रहा, जिससे ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब और मजबूत दखल की जरूरत है। इसी जरूरत से निकला 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, तो पिट्स इंडिया एक्ट ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर कंपनी के राजनीतिक मामलों को सरकार के अधीन कर दिया। लेकिन कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बने रहे। ये तो कंफ्यूजन वाला सिस्टम नहीं हो गया? दो बॉस एक साथ। इससे क्या हासिल हुआ? यही तो इसकी खासियत थी, और ब्रिटिश कूटनीति का एक क्लासिक उदाहरण। ब्रिटिश सरकार सीधे सीधे भारत का शासन अपने हाथ में लेकर जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। उन्होंने कंपनी को एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया, एक दोहरी सरकार या डबल गवर्नमेंट बना दी। डबल गवर्नमेंट? हाँ, व्यापारिक मामले कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते रहे, लेकिन असली राजनीतिक, सैन्य और राजस्व से जुड़े फैसले लेने के लिए लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था। ये सत्ता पर कब्जा करने का एक बहुत ही ब्रिटिश तरीका था, अप्रत्यक्ष और चालाकी भरा। और शायद यही पहली बार? जी, और पहली बार कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। संदेश साफ था, मालिक अब बदल गया है। ये तो वाकई बहुत चालाकी भरा कदम था। इसके बाद चार्टर एक्ट्स का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। मुझे 2 एक्ट्स में एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है, 1813 और 1833। 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तोड़ा गया और फिर 1833 में उसे पूरी तरह से एक प्रशासनिक बॉडी ही बना दिया गया। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं लगता, ये तो कंपनी के किरदार को ही पूरी तरह से बदलने जैसा है। ऐसा क्यों किया जा रहा था? यह एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था, जिसके तार सीधे ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से जुड़े थे। ब्रिटेन में नए नए कारखाने खुल रहे थे और वहां के उद्योगपति भारत को सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की जागीर नहीं, बल्कि अपनी बनी चीजों के लिए एक खुला बाजार देखना चाहते थे। अच्छा, 1813 का एक्ट इसी दबाव का नतीजा था, जिसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया। और 1833 तक आते आते ये साफ हो गया कि भारत पर शासन करना व्यापार से कहीं ज्यादा मुनाफे का सौदा है। इसलिए कंपनी को एक व्यापारी से पूरी तरह एक शासक में बदल दिया गया। और इसी 1833 के एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसके पास सारी नागरिक और सैन्य शक्तियां थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने। ये तो भारत में सत्ता के जबरदस्त केंद्रीकरण की शुरुआत थी। बिल्कुल।
ये भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत और केंद्रीकरण करने का एक निर्णायक कदम था। इससे पहले तक बंबई और मद्रास के गवर्नरों की अपनी अलग विधायी शक्तियां थी, जिन्हें इस एक्ट ने छीन लिया। हाँ बिल्कुल। अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को था। मकसद था पूरे देश पर एक समान नियंत्रण स्थापित करना। और फिर इस दौर का आखिरी बड़ा एक्ट आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें मुझे पहली बार एक आधुनिक सरकार की झलक दिखती है। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कामों को अलग कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। ये एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। एक तरफ तो ये आधुनिक लगता है क्योंकि पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम अलग हो रहे हैं। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई, जिसे एक छोटी संसद या मिनी पार्लियामेंट कहा गया। मिनी पार्लियामेंट। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये सब एक बहुत ही छोटे अलोकतांत्रिक दायरे में हो रहा था। हाँ, सिविल सेवा को भारतीयों के लिए खोलना एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनी। लेकिन इस एक्ट की सबसे खास बात कुछ और थी। वो क्या थी? पिछले चार्टर एक्ट्स की तरह इसने कंपनी के शासन को तो बढ़ाया, लेकिन इस बार कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी। ये एक बहुत बड़ा संकेत था। मतलब? इसका मतलब था कि ब्रिटिश संसद जब चाहे तब कंपनी के शासन को खत्म कर सकती है, और ये जब चाहे बहुत जल्द आ गया 1857 के विद्रोह के रूप में। उस विद्रोह ने कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1857 का विद्रोह वाकई एक ऐतिहासिक मोड़ था। इसके ठीक बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है। इसके नाम में भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम जैसा कुछ था, पर यह सुनने में सत्ता पर सीधे कब्जे जैसा ज्यादा लगता है। एकदम सही। ये नाम सिर्फ एक दिखावा था। असल में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता का सीधा अधिग्रहण था। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो दोहरी सरकार वाली व्यवस्था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दोनों को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, दोनों खत्म? हाँ, सारी शक्तियां सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथ में चली गईं और गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा, जो भारत में महारानी का सीधा प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। तो अब कंपनी का मुखौटा हट चुका था और ब्रिटिश ताज सीधे भारत पर शासन कर रहा था। लेकिन इतनी बड़ी आबादी पर शासन करने के लिए उन्हें भारतीयों के सहयोग की जरूरत तो महसूस हुई होगी। शायद इसी सोच से 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। हाँ, 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को सिखा दिया था कि भारतीयों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके शासन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए 1861 के एक्ट ने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने का दरवाजा खोला, भले ही थोड़ा सा। वाइसरॉय अब कुछ प्रभावशाली भारतीयों को, जैसे कुछ रियासतों के राजाओं या बड़े जमींदारों को, अपनी विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। पर यह समझना जरूरी है कि ये एक प्रतीकात्मक कदम था। ये सदस्य चुने हुए नहीं थे और इनके पास कोई असली शक्ति भी नहीं थी। ये अंग्रेजों का ये कहने का एक तरीका था, देखिए हम आपको भी शामिल कर रहे हैं, जबकि असल नियंत्रण पूरी तरह उनके हाथ में था। बिल्कुल। लेकिन इस एक्ट में एक और महत्वपूर्ण बात हुई। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1833 के एक्ट ने जो विधायी शक्तियां बंबई और मद्रास से छीन ली थीं, उन्हें वापस दे दिया गया। अच्छा, तो पावर वापस दी गई? जी, और लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता मिली, जो हमारी आज की कैबिनेट प्रणाली का आधार है। इसमें वायसरॉय की परिषद के हर सदस्य को एक या एक से ज्यादा विभागों का प्रभारी बनाया जाता था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं 1909 के मॉडले मिंटो सुधारों पर। मुझे ये बात हमेशा से थोड़ी अजीब लगी है। एक तरफ तो वे विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ा रहे थे, जो एक सकारात्मक कदम लगता है, लेकिन फिर उसी सांस में वे पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले आए, जिसने देश को बांटने का काम किया। ये विरोधाभास क्यों? उनका असली मकसद क्या था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस एक्ट का सबसे बड़ा विरोधाभास और इसकी सबसे खतरनाक विरासत है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी और अंग्रेज उसे कमजोर करना चाहते थे। बांटो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसने भारतीय समाज में सांप्रदायिकता का जहर औपचारिक रूप से घोल दिया। और ये सोचना कितना अजीब है कि 1909 में लिया गया एक फैसला दशकों बाद 1947 में भारत के नक्शे पर एक स्थायी लकीर खींचने का एक बड़ा कारण बना।
इतिहास के धागे ऐसे ही जुड़े होते हैं। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसके 10 साल बाद 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसमें द्वैध शासन, डायरकी और द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म जैसे और भी जटिल विचार पेश किए गए। ये द्वैध शासन क्या बला थी? सुनने में ही बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। द्वैध शासन का आइडिया सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में ये बहुत चालाकी से बनाया गया सिस्टम था। इसे ऐसे समझिए जैसे घर का बजट 2 हिस्सों में बांट दिया गया हो। अच्छा। सारे जरूरी और शक्तिशाली विभाग जैसे वित्त, पुलिस और राजस्व आरक्षित थे, जिन पर गवर्नर का पूरा कंट्रोल था, और कम महत्व के विभाग जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा हस्तांतरित थे, जो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। वाह, मतलब जिम्मेदारी आपकी, लेकिन तिजोरी की चाबी और डंडा मेरे पास। एग्जैक्टली। जाहिर है ये सिस्टम बुरी तरह फेल होना ही था। क्या बेहतरीन एनालॉग है, इससे पूरी बात साफ हो गई। लेकिन इस एक्ट ने कुछ सकारात्मक चीजें भी तो की, जैसे द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन। यहीं पर पहली बार देश में बायकैमरलिज्म यानी 2 सदनों वाली व्यवस्था की शुरुआत हुई, जैसा आज हम लोकसभा और राज्यसभा में देखते हैं, और डायरेक्ट इलेक्शन भी शुरू हुए। लेकिन वोट देने का हक संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर बहुत ही गिने चुने अमीर और पढ़े लिखे लोगों को ही था। तो ये उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक बहुत छोटा और अधूरा कदम था। और अब हम इस सफर के अंतिम और सबसे बड़े कानूनी पड़ाव पर पहुंचते हैं, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। कहा जाता है कि ये एक बहुत लंबा और विस्तृत दस्तावेज था और हमारे मौजूदा संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। ये अधिनियम एक पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार की दिशा में दूसरा मील का पत्थर था। इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो कभी बन नहीं पाया क्योंकि देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। इसने प्रांतों से उस असफल द्वैध शासन को खत्म कर दिया और उन्हें अपने मामलों में ज्यादा आजादी दी। मतलब प्रांतों में सुधार हुआ, पर केंद्र में जरूर द्वैध शासन लागू कर दिया गया। और हमारे संविधान पर इसका सीधा असर, बहुत गहरा असर है। शक्तियों के बंटवारे के लिए जो 3 सूचियां, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती, इस एक्ट में थी, उन्हें लगभग वैसे ही हमारे संविधान में अपना लिया गया। अच्छा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट में था। फेडरल कोर्ट की स्थापना भी इसी के तहत हुई। आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान का जो कंकाल है, जो ढांचा है, उसका एक बड़ा हिस्सा 1935 के एक्ट से ही लिया गया है। और इस लंबे सफर का अंत होता है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। ये वो कानून था जिसने कागज पर ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हाँ, ये सत्ता के हस्तांतरण का अंतिम कानूनी दस्तावेज था। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना को लागू करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया, देश का भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया, वाइसरॉय का पद समाप्त किया और देशी रियासतों को ये आजादी दी कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। इन नोट्स में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की एक सूची भी है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार पटेल गृह मंत्री और डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्री। ये वो टीम थी जिसे इस पूरी 200 साल की विरासत को संभालना था और एक नए देश का निर्माण करना था। बिल्कुल। और ये कोई आसान काम नहीं था। उनके सामने एक तरफ संविधान सभा में नए संविधान को अंतिम रूप देने की चुनौती थी, तो दूसरी तरफ विभाजन के घाव और एक नए राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा करने की विशाल जिम्मेदारी। तो इस पूरी चर्चा का क्या मतलब है? हमने लगभग 200 वर्षों के विधायी इतिहास को देखा, एक कंपनी पर नियंत्रण से लेकर एक राष्ट्र की स्वतंत्रता तक। एक बात तो शीशे की तरह साफ है, हमारा संविधान 1950 में अचानक आसमान से नहीं टपका। ये एक बहुत लंबे, घुमावदार और अक्सर विवादों से भरे विकास का नतीजा था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया भारत में बदलती जमीनी हकीकतों की प्रतिक्रिया थी। कोई भी एक्ट ब्रिटिश उदारता का परिणाम नहीं था। हर अधिनियम एक कदम था जिसे कभी भारतीय मांगों और बढ़ते राष्ट्रवाद के दबाव में, तो कभी अपने ही बनाए सिस्टम की खामियों को दूर करने या अपने नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने उठाया। सही बात है। हमारी संसदीय प्रक्रियाएं, शक्तियों का विभाजन, हमारी प्रशासनिक संरचना, इन सब के बीच इसी दौर में बोए गए थे, जिन्हें बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने हिसाब से सींचा और एक नया पौधा तैयार किया।
हमारी राज व्यवस्था के इन ऐतिहासिक जड़ों की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। इस औपनिवेशिक प्रशासनिक डीएनए का कितना हिस्सा आज भी भारत के शासन और राजनीतिक संस्कृति को आकार दे रहा है, और क्या ये विरासत एक ताकत है या एक बोझ? इसी कंटिन्यूटी में अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पिछली चर्चा में हमने उन ऐतिहासिक घटनाओं को समझा जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की जरूरत को जन्म दिया। हाँ, अब हम उस कहानी की गहराई में उतरेंगे कि आखिर वो दस्तावेज बना कैसे जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत एक किताब में लिख दी। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे सिर्फ तारीखें और नाम नहीं बताते, वे उस पूरी प्रक्रिया की आत्मा को पकड़ते हैं। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि भारत का संविधान केवल कुछ बुद्धिजीवियों की लिखी किताब नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। एक कहानी जिसमें बहस है, असहमति है और अंत में सहमति की गूंज है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस पहले विचार से, एक संविधान सभा, यानी एक ऐसी बॉडी जो देश का संविधान लिखेगी। ये आइडिया आया कहाँ से? ये दिलचस्प है। ये आइडिया कांग्रेस की मुख्यधारा की राजनीति से नहीं बल्कि वामपंथी आंदोलन से आया था। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसका श्रेय पहली बार 1934 में एमएन रॉय को दिया जाता है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए एक सभा बनानी चाहिए। और फिर इस आइडिया ने रफ्तार पकड़ ली। एक साल बाद ही 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। सही। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इसे और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों के वोट से चुनी जाएगी और उसमें कोई बाहरी दखल नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सीधे सीधे मान नहीं लिया। ये एक लंबा राजनीतिक शतरंज का खेल था। मतलब उन्होंने इसे टालने की कोशिश की? हाँ, पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और उन्हें भारतीयों के सहयोग की जरूरत पड़ी, तब जाकर उन्होंने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार सिर्फ सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार किया। हाँ, कह सकते हैं। असलियत में इसे टालने की ही कोशिश थी। 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर आए भी, लेकिन तब तक मुस्लिम लीग का रुख बहुत सख्त हो चुका था, है ना? बहुत ज्यादा। उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि उनकी एक ही मांग थी कि भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाए। सही, और दोनों देशों की अपनी अलग अलग संविधान सभाएं हों। तो यहाँ एक डेडलॉक जैसी स्थिति बन गई। एक तरफ कांग्रेस जो एक भारत का संविधान चाहती थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो 2 की मांग पर अड़ी थी। सही पकड़ा। इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। और इस मिशन ने क्या किया? मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग तो ठुकरा दी, लेकिन एक ऐसी योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को कुछ हद तक संतुष्ट किया और आखिरकार एक संविधान सभा के गठन का रास्ता साफ कर दिया। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने रास्ता तो साफ कर दिया। अब सवाल था कि ये सभा दिखेगी कैसे? इसमें कौन लोग होंगे, कहाँ से आएंगे? हाँ, और इसकी बनावट आज की संसद से बहुत अलग और जटिल थी। कुल सीटें तय हुई 389। 389? जी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थीं, यानी वो प्रांत जो सीधे अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, और बची हुई 93 सीटें देसी रियासतों के लिए रखी गईं। और ये सीटें बांटी कैसे गईं? मुझे लगता है सबसे तार्किक तरीका जनसंख्या ही रहा होगा। बिल्कुल। मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात है, जिसे अक्सर लोग नहीं जानते। वो क्या? इस सभा के सदस्यों को भारत की आम जनता ने सीधे वोट देकर नहीं चुना था। 1 मिनट, तो फिर उन्हें चुना कैसे गया? अगर जनता ने नहीं चुना तो क्या ये एक प्रतिनिधि सभा थी? यही तो इसका सबसे अनोखा पहलू है। ये आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। मतलब? इसे ऐसे समझिए, जनता ने अपने प्रांतीय एमएलएज को चुना था और फिर उन एमएलएज ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। अच्छा, तो ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव था। माँ, एक तरह से ये जनता का ही चुनाव था, बस एक स्टेप और जुड़ गया था। समझ गए। और देसी रियासतों की 93 सीटों का क्या हुआ? वहां तो चुनाव हुए ही नहीं। तो फिर? रियासतों के राजाओं को ये अधिकार दिया गया कि वे अपने प्रतिनिधि खुद मनोनीत करके भेजें। तो एक तरफ अप्रत्यक्ष चुनाव और दूसरी तरफ सीधा नॉमिनेशन। वाह। और सुना है कि सीटों को समुदायों में भी बांटा गया था। हाँ, एक और परत थी। प्रांतों की सीटों को भी 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य।
उनकी आबादी के हिसाब से। तो जब जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुए तो कांग्रेस की भारी जीत हुई। हाँ, उन्हें 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। लेकिन देसी रियासतों वाली सीटें तो खाली रह गई हैं ना? हाँ, वो 93 सीटें भरी नहीं पाईं। रियासतों ने खुद को इस प्रक्रिया से अलग रखने का फैसला किया। शायद वे अपनी स्वायत्ता को लेकर चिंतित थे। वो देख रहे थे कि ऊंट किस करवट बैठता है। सही कहा। तो आखिरकार 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक हुई। आप उस दिन का माहौल सोच के देखिए। इतिहास बनने जा रहा था, लेकिन देश टूटने की कगार पर था। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। मतलब वो आए ही नहीं? बिल्कुल नहीं। वो अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे। तो उस ऐतिहासिक पहली बैठक में सिर्फ 211 सदस्य ही शामिल हुए। सिर्फ 211? जी। आप सोचिए, आप देश का भविष्य लिखने बैठे हैं और देश का एक बड़ा हिस्सा उस कमरे में मौजूद ही नहीं है। ऐसे में लीडरशिप किसने संभाली? एक बहुत ही सुंदर परंपरा अपनाई गई जो फ्रांस में होती है। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी? हाँ, लेकिन जल्दी सभा को एक स्थायी सर्वमान्य चेहरे की जरूरत थी और वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक और दिलचस्प बात, सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक उपाध्यक्ष उत्तर भारत से मुखर्जी और दूसरे दक्षिण से कृष्णामाचारी। तो ये एक संदेश था। बिल्कुल। ये देश को एक संदेश था कि ये सभा सिर्फ दिल्ली या उत्तर भारत की नहीं, बल्कि हर कोने की है। ये शुरुआत से ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। सिर्फ। लेकिन सभा की असली दिशा, उसकी आत्मा 13 दिसंबर 1946 को तय हुई, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये होने वाले संविधान का मिशन स्टेटमेंट था। संविधान का खाका। हाँ, ये वो नींव थी जिस पर भारत के लोकतंत्र की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। इसमें लिखा था कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, जिसकी सारी शक्ति जनता से आएगी। सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी बात थी। सभी को सोचने, बोलने, अपना धर्म मानने की पूरी आजादी। ये बातें आज हमें सामान्य लगती हैं, लेकिन उस वक्त ये बहुत क्रांतिकारी विचार थे। और शायद सबसे जरूरी बात, इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी इलाकों के लोगों के लिए विशेष सुरक्षा का वादा किया गया था। ये दिखाता है कि हमारे संस्थापक कितने दूरदर्शी थे। और इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सबने मिलकर पास कर दिया। हाँ, और यही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बना। लेकिन फिर आया 1947 का साल और देश का बंटवारा हो गया। जाहिर है, इस घटना ने संविधान सभा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया होगा। पूरी तरह से। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद 2 सबसे बड़े बदलाव आए। पहला तो ये था कि सभा के हाथ से ब्रिटिश सरकार की बेड़ियां टूट गईं। मतलब अब वो पूरी तरह से सॉवरेन यानी संप्रभु थी। हाँ, अब वो अपनी मालिक खुद थी। उसे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं थी। वो जो चाहे संविधान बना सकती थी। और दूसरा बड़ा बदलाव और भी दिलचस्प था। सभा को दोहरी भूमिका मिल गई। दोहरी भूमिका? उसे अब 2 काम करने थे। एक, देश के लिए संविधान बनाना, और दूसरा, देश के लिए आम कानून भी बनाना। रुको, मतलब एक ही संस्था संविधान भी लिख रही थी और साथ साथ देश भी चला रही थी। हाँ, क्योंकि तब कोई संसद तो थी नहीं। ये राष्ट्रीय स्तर पर मल्टीटास्किंग थी। ये तो कमाल है। और जब ये लोग संविधान बनाने के लिए बैठते थे तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब यही लोग आम कानून बनाने के लिए बैठते थे तो अध्यक्ष होते थे जी.वी. मावलंकर। इस तरह संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। बिल्कुल। और बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान चले गए, उनके जाने से सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। संविधान बनाने का काम इतना विशाल था कि इसे एक साथ बैठकर नहीं किया जा सकता था। मुझे लगता है उन्होंने इसे टीमों में बांटा होगा। सही सोचा आपने। काम को आसान बनाने के लिए कई समितियां बनाई गईं। जैसे एक टीम ये देख रही थी कि केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां होंगे, जिसे नेहरू लीड कर रहे थे। दूसरी टीम राज्यों के अधिकारों पर काम कर रही थी, जिसकी कमान सरदार पटेल के हाथ में थी। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध टीम थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। बिना किसी शक के 29 अगस्त 1947 को बनी इस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इनकी जिम्मेदारी क्या थी? इनकी जिम्मेदारी थी कि बाकी सभी समितियों के सुझावों को इकट्ठा करके संविधान का एक पहला ड्राफ्ट तैयार करें। ये सबसे मुश्किल काम था। और क्या सभी लोग डॉक्टर अम्बेडकर के ड्राफ्ट से सहमत थे?
अंदर खाने में बहसें तो खूब हुई होंगी। बहुत बहसें हुई, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही लोकतांत्रिक काम किया। पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में प्रकाशित करके उसे भारत की जनता के सामने रख दिया गया। जनता के सामने? हाँ, लोगों को 8 महीने दिए गए कि वो इसे पढ़ें, इसकी आलोचना करें और अपने सुझाव दें। ये तो कमाल है। मतलब देश का संविधान लिखने में आम लोगों की भी राय ली गई। जी हाँ, हजारों सुझावों, शिकायतों और आलोचनाओं पर विचार करने के बाद दूसरा ड्राफ्ट तैयार हुआ। तो इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगा होगा। ये जानना जरूरी है कि इस समिति ने अपना पूरा काम 6 महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया था, जिसके लिए कुल 141 बैठकें हुई। इसी अथक प्रयास और बौद्धिक नेतृत्व के कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता भी कहा जाता है। और आधुनिक मनु भी? हाँ। तो फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे सभा में पास कर दिया गया। इतनी आसानी से नहीं, उस फाइनल ड्राफ्ट पर 3 बार पढ़ा गया। हर एक क्लॉज पर, हर एक शब्द पर घंटों बहस हुई। अच्छा। आखिरकार 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन। हाँ, 26 नवंबर 1949 को इसे पारित घोषित किया गया। उस दिन मौजूद 284 सदस्यों ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। और मैंने सुना है कि ये पूरा दस्तावेज हाथ से लिखा गया था, किसी मशीन से नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये सच है। मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत इटालिक लिखावट में हाथ से लिखा था। वाह। और शांति निकेतन के कलाकारों, जिनमें नंदलाल बोस जैसे महान लोग शामिल थे, उन्होंने इसे अपनी कला से सजाया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक कलाकृति भी है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया, लेकिन हम गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को मनाते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। नागरिकता और चुनाव जैसे कुछ जरूरी प्रावधान तो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। लेकिन पूरा नहीं? नहीं, संविधान का बड़ा हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस तारीख का एक ऐतिहासिक महत्व है। क्या महत्व? इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। तो उस ऐतिहासिक दिन की याद को जिंदा रखने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही शानदार और आदर्श कहानी लगती है, लेकिन क्या ये इतनी ही निखुट थी? यकीनन इसकी कुछ आलोचनाएं भी होंगी। बिल्कुल, और एक संतुलित समझ के लिए उन आलोचनाओं को जानना भी जरूरी है। सबसे बड़ी और पहली आलोचना यही है कि ये सभा सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी। हाँ, ये बात तो है। आलोचक कहते हैं कि इसमें आम आदमी का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं था। सही। दूसरी आलोचना समय को लेकर भी थी कि इसमें जरूरत से ज्यादा समय लगा। अमेरिका ने अपना संविधान 4 महीने में बना लिया था। हाँ, सभा के ही एक सदस्य निराजुद्दीन अहमद ने तो मजाक में प्रारूप समिति को अपवहन समिति यानी ड्रिफ्टिंग कमेटी कह दिया था। और कांग्रेस के प्रभुत्व को लेकर भी एक आलोचना थी, है ना? जी, सभा में कांग्रेस का बहुमत था, इसलिए एक ब्रिटिश विशेषज्ञ ने कहा सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। और एक आखिरी बात, ये भी कहा जाता है कि इसमें वकीलों और नेताओं का बोलबाला था, जिससे संविधान की भाषा बहुत जटिल हो गई। इन आलोचनाओं में सच्चाई का अंश है, लेकिन हमें उस वक्त के हालात को भी समझना होगा। जैसे? यह सच है कि सभा सीधे नहीं चुनी गई थी, लेकिन उस समय के हालात में देशव्यापी चुनाव कराना लगभग असंभव था। इसके बावजूद इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, अनुसूचित जातियों और जनजातियों समेत समाज के लगभग हर वर्ग के लोग थे। महिलाएं भी थी। और ज्यादा समय लगने वाली बात का क्या जवाब है? देखिए, भारत की तुलना अमेरिका से नहीं हो सकती। भारत की विविधता और समस्याएं कहीं ज्यादा जटिल थी। सही बात है। हमारे निर्माता एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो सदियों तक चले। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से तुलना करें तो उन्हें अपना संविधान बनाने में करीब 9 साल लगे थे। उस हिसाब से 3 साल बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये थी कहानी भारत के संविधान के बनने की। एक विचार से शुरू होकर बहसों, असहमतियों, बंटवारे के दर्द और अंततः एक साझा दृष्टि से गुजरकर ये दस्तावेज अस्तित्व में आया। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि एक राष्ट्र का निर्माण केवल राजनीतिक घोषणाओं से नहीं होता, बल्कि धैर्यपूर्वक संवाद, विचार विमर्श और आम सहमति बनाने की कठिन और अक्सर लंबी प्रक्रिया से होता है। बिल्कुल, ये केवल एक किताब नहीं बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। और अंत में विचार करने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। संविधान सभा, जिसे खुद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था, उसने एक ऐसा संविधान बनाया जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया और करोड़ों लोगों को वोट देने का वही अधिकार सुनिश्चित किया। ये विरोधाभास शायद उस सभा की सबसे स्थायी और सफल विरासतों में से एक है।
इसी कॉन्टिन्यूटी में अब आगे का कंसेप्ट समझते हैं। आज हम भारत के उस बुनियादी दस्तावेज की गहराई में उतर रहे हैं जो देश की शासन व्यवस्था की नींव है, भारत का संविधान। जी बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसकी प्रमुख विशेषताओं और यहाँ तक कि इसकी आलोचनाओं पर भी रोशनी डालते हैं। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो एक बात बार बार सामने आती है। ये दस्तावेज हर कदम पर संतुलन बनाने की एक शानदार कोशिश है। तो चलिए इस विशाल दस्तावेज के ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। सबसे पहली चीज जो किसी को भी चौंका देती है वो है इसका आकार। हाँ। इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। 2019 के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। जी। ये तो किसी देश का संविधान कम और एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया ज्यादा लगता है। क्या संविधान निर्माताओं को डर था कि अगर हर छोटी बड़ी बात नहीं लिखी तो देश में कोई बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। हमारे स्रोत इसके पीछे 4 मुख्य वजह बताते हैं। अच्छा। पहली तो यही कि भारत की भौगोलिक विविधता और विशालता को देखते हुए हर क्षेत्र के लिए प्रावधान बनाना जरूरी था। हाँ, ये तो समझ आता है। दूसरा, 1935 का भारत शासन अधिनियम जो खुद एक बहुत बड़ा दस्तावेज था, हमारे संविधान का एक बड़ा आधार बना। तीसरा, अमेरिका की तरह हमारे यहाँ राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है। हाँ, एक ही है। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही किताब है। और चौथी और सबसे मजेदार वजह, संविधान सभा में वकीलों का दबदबा था। अच्छा। और वकील, जैसा हम जानते हैं, हर बात को पूरी स्पष्टता से, हर बारीकी के साथ लिखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या इसी विस्तार और जटिल भाषा की वजह से इस पर वकीलों का स्वर्ग होने का आरोप भी लगता है कि इसे इतना जटिल बना दिया गया है कि आम आदमी के लिए इसे समझना लगभग नामुमकिन है और हर बात के लिए वकील की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, ये आलोचना उसी समय से होती आ रही है। एक ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ थे सर आइवर जेनिंग्स। हाँ। उन्होंने इसे लॉयर्स पैराडाइज यानी वकीलों का स्वर्ग कहा था। उनका मानना था कि इसकी जटिलता मुकदमों की व्यापक संभावना पैदा करती है। संविधान निर्माताओं का इरादा तो स्पष्टता लाना था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि दस्तावेज बेहद तकनीकी और आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर हो गया। तो यहाँ हमें पहला संतुलन दिखता है। कैसा संतुलन? सब कुछ साफ साफ लिखने की कोशिश और उसके कारण पैदा हुई जटिलता के बीच का संतुलन। ठीक है, तो ये जटिलता सिर्फ हमारे अपने विचारों से नहीं आई बल्कि दुनिया भर से लिए गए विचारों को समेटने की वजह से भी आई होगी। बिल्कुल। और यहीं पर वो सबसे मशहूर आलोचना सामने आती है कि हमारा संविधान तो एक उदार का थैला है। हाँ, ये आलोचना तो बहुत आम है, लेकिन हमारे स्रोत में डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत शानदार जवाब दर्ज है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि इसे विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद बनाया गया है। इसे उधार लेना या नकल करना नहीं समझना चाहिए। सोचिए, अगर दुनिया में पहले से ही अच्छे विचार मौजूद हैं तो उन्हें नजरअंदाज करके शून्य से कुछ नया बनाने की क्या जरूरत है? ये एक तरह की समझदारी थी। तो असल में संविधान निर्माता किसी एक विचारधारा में बंधे नहीं थे। हाँ, वही मैं कह रहा था। उन्होंने दुनिया भर के अनुभवों को देखा और भारत के लिए जो सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी लगा उसे चुन लिया। ये नकल नहीं बल्कि एक तरह की ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने की समझदारी थी। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। जैसे सरकार का संसदीय स्वरूप हमने ब्रिटेन से लिया क्योंकि हम उस व्यवस्था के आदी थे। ठीक है। मौलिक अधिकार का विचार अमेरिका से आया क्योंकि वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत जोर है। और सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से प्रेरित थे। अच्छा, यहाँ एक कल्याणकारी राज्य की मजबूत अवधारणा थी, तो हर जगह से वो ईंटें उठाई गई जिनसे भारत का मजबूत घर बन सके। लेकिन इस प्रक्रिया में एक और बहुत गंभीर आलोचना हुई। संविधान सभा के एक सदस्य के हनुमंथैया का एक मशहूर कथन है जी, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। वाह। मतलब वो कह रहे थे कि संविधान बना तो भारत के लिए है, पर इसकी धुन पूरी तरह से विदेशी है। इसमें भारतीयता कहाँ है, गांधीवाद कहाँ है? ये उस समय की एक बहुत बड़ी बहस थी। कई लोगों का मानना था कि संविधान की आत्मा भारतीय नहीं है। उनका तर्क था कि भारत का संविधान ग्राम पंचायतों को केंद्र में रखकर बनाया जाना चाहिए था, जैसा गांधी जी का सपना था, एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत व्यवस्था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर अंबेडकर और कई अन्य नेताओं का मानना था कि भारत को उस समय एक मजबूत केंद्रीय सरकार की जरूरत थी जो देश को एक साथ रख सके और पिछड़े वर्गों का उत्थान कर सके। अच्छा। उन्हें डर था कि स्थानीय और ग्रामीण स्तर पर जातिवाद
और पुरानी रूढ़ियां इतनी हावी हैं कि वहां सत्ता देने से सुधार नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हमें एक और संतुलन दिखता है। गांधीवादी आदर्श और एक मजबूत आधुनिक राष्ट्र बनाने की व्यवहारिक जरूरत के बीच का संतुलन। बिल्कुल। तो ये जो दुनिया भर से विचार लेने की बात है, ये अपने आप में एक तरह के बौद्धिक लचीलेपन को दिखाता है। सही कहा। और यही लचीलापन हमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में भी नजर आता है, जहां इसे कठोर और लचीला दोनों बनाया गया है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं? यही भारतीय संविधान की सबसे अनोखी खूबियों में से एक है। इसे ऐसे समझिए कि संविधान ना तो पत्थर की लकीर है कि बदल ही न सके, और न ही इतना नरम है कि कोई भी सरकार जब चाहे इसे अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ दे। ये एक तरह का रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है, बेहद मजबूत, लेकिन सही औजार और प्रक्रिया से इसे बदला जा सकता है। और ये सही औजार क्या है? इसके लिए अनुच्छेद 368 में व्यवस्था है। संविधान के कुछ हिस्से, जैसे नए राज्यों का गठन, संसद सामान्य बहुमत से बदल सकती है, जैसे कोई आम कानून बनता है। ठीक है, ये तो लचीलापन हो गया। जी, ये इसका लचीलापन है। लेकिन मौलिक अधिकारों या नीति निर्देशक सिद्धांतों जैसे अहम हिस्सों को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, जो सदन की कुल संख्या के आधे से ज्यादा हो। अच्छा, ये तो मुश्किल है। और सुनिए, अगर मामला संघीय ढांचे से जुड़ा है, जैसे केंद्र राज्य संबंध, तो इस विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए। अरे बाप रे! ये प्रक्रिया इसे बेहद कठोर बना देती है। और ये संतुलन बनाने का काम शायद सबसे ज्यादा केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे में दिखता है। हमारा संविधान संघीय है या एकात्मक, ये सवाल हमेशा उठता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। भारतीय संविधान में संघ के सारे लक्षण मौजूद हैं। 2 सरकारें हैं, केंद्र और राज्य, शक्तियों का लिखित बंटवारा है, संविधान की सर्वोच्चता है। ये तो फेडरल हो गया। लेकिन साथ ही इसमें एकात्मक व्यवस्था के भी मजबूत लक्षण हैं, जैसे एक मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता, एक ही न्यायपालिका और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। हाँ, ये तो है। और सबसे बड़ी बात, आपातकाल के दौरान तो पूरा देश लगभग एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है। इसीलिए कई विशेषज्ञ इसे क्वाजी फेडरल यानी अर्धसंघीय कहते हैं। क्वाजी फेडरल। मजे की बात यह है कि संविधान में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। और राज्यों का संघ कहने का क्या खास मतलब है? इसके 2 गहरे मतलब हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। अच्छा। और दूसरा, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। तो यहाँ भी एक संतुलन साधा गया है। बिल्कुल, राज्यों को अपनी स्वायत्तता देना, लेकिन देश की एकता की शर्त पर। और इस शक्ति के इस्तेमाल के लिए हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को चुना, लेकिन अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली में ज्यादा स्थिरता होती, जैसा हम देखते हैं। भारत जैसे देश में जहां इतनी राजनीतिक उथल-पुथल होती है, क्या वो बेहतर नहीं होता? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। अध्यक्षीय प्रणाली में स्थिरता तो है, लेकिन उसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव का खतरा भी बना रहता है। हाँ, वो तो हम देखते ही हैं। जैसा हम अक्सर अमेरिकी सरकार में देखते हैं, संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जो जवाबदेह हो, अकाउंटेबल। जी, संसदीय प्रणाली में सरकार यानी कार्यपालिका अपनी हर नीति और हर काम के लिए संसद यानी विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। अगर सरकार बहुमत खो देती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। इसे उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। निर्माताओं ने स्थिरता के ऊपर जवाबदेही को तरजीह दी। लेकिन यहाँ भी हमने ब्रिटिश सिस्टम को हूबहू कॉपी नहीं किया है ना? बिल्कुल नहीं। 2 बड़े अंतर हैं। पहला, ब्रिटेन में संसद संप्रभुल है, यानी वो कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन भारत में संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और दूसरा, ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत होता है, राजा या रानी, जबकि भारत का राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुनाव हुआ होता है। इसलिए हम एक गणराज्य हैं। चलिए अब उस संतुलन पर आते हैं जो एक आम नागरिक से जुड़ा है, अधिकार और कर्तव्य। हमारे पास मौलिक अधिकार हैं,
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं और मौलिक कर्तव्य भी हैं। ये तीनों क्या हैं और इनमें संतुलन कैसे बनता है? इसे एक बहुत सरल एनालॉजी से समझ सकते हैं। मौलिक अधिकार यानी भाग 3 आपके गारंटी कार्ड की तरह है। गारंटी कार्ड? हाँ, ये आपको राज्य की मनमानी से बचाते हैं। अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो आप ये गारंटी कार्ड लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये न्यायोचित है, जस्टिसेबल। और नीति निदेशक सिद्धांत? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 सरकार के लिए एक मॉरल कॉम्पस या विश लिस्ट की तरह है। अच्छा। संविधान सरकार से उम्मीद करता है कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का ध्यान रखेगी ताकि एक कल्याणकारी राज्य बन सके। लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो आप उसे कोर्ट में नहीं घसीट सकते। ये गैर न्यायोचित है। और मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य भाग 4A, जिन्हें बाद में 1976 में जोड़ा गया, वो नागरिकों के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह है। यूजर मैनुअल दिलचस्प है। ये हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना। ये भी गैर न्यायोचित है, लेकिन ये एक नागरिक के तौर पे हमारे नैतिक दायित्व हैं। तो यहाँ अधिकार, राज्य के लक्ष्य और नागरिक के कर्तव्यों के बीच एक त्रिकोणीय संतुलन है। और इसी कड़ी में भारत की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भी है, जो पश्चिमी देशों से काफी अलग है। हाँ, ये एक और बेहतरीन उदाहरण है भारतीय संतुलन का। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामलों से पूरी तरह अलग रहना। ये एक तरह की नकारात्मक अवधारणा है। लेकिन भारत जैसे बहुधार्मिक देश में ये संभव नहीं था, इसलिए हमने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा और उनकी रक्षा करेगा। रजय किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और एक आखिरी अनोखी विशेषता जो शायद दुनिया के किसी और संविधान में नहीं है, त्रिस्तरीय सरकार। बिल्कुल, मूल संविधान में केंद्र और राज्य 2 स्तरों की ही व्यवस्था थी, लेकिन 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हाँ। इससे शासन का एक तीसरा स्तर यानी स्थानीय सरकार स्थापित हुआ। ये लोकतंत्र को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर भारत के हर गांव और हर मोहल्ले तक ले जाने की एक क्रांतिकारी कोशिश है। ये शक्ति के विकेंद्रीकरण का एक अनूठा मॉडल है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि भारतीय संविधान एक असाधारण दस्तावेज है। ये उधार का थैला नहीं, बल्कि दुनिया भर के बेहतरीन विचारों का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसे भारतीय जमीन के लिए बहुत सोच समझकर तैयार किया गया। बिल्कुल, ये सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आकांक्षाओं और उसके भविष्य के सपनों का प्रतीक है, जो हर मोड़ पर संतुलन साधने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जी। हमारे स्रोत बताते हैं कि एकल नागरिकता और समान अधिकारों जैसे प्रावधानों के बावजूद आज भी भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष और जातीय विवाद होते रहते हैं। ये तो सच है। इसका मतलब है कि संविधान निर्माताओं ने एक एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र का जो सपना देखा था, वो पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है? संविधान ने तो एक मजबूत ढांचा दे दिया, क्या कमी उस ढांचे में है या उस ढांचे के भीतर काम करने वाले समाज और उसकी राजनीति में है? इसका जवाब शायद संविधान की किताब में नहीं, बल्कि हम सबके भीतर खोजना होगा। इसी कॉन्टिन्यूइटी में अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा वाक्य लगता है, पर मुझे लगता है इसके हर शब्द में बहुत गहरा मतलब छिपा है। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है संघ यानी यूनियन। संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने साफ किया था कि हमने राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल किया है, राज्यों के परिसंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का नहीं। अच्छा, और इन दोनों में क्या फर्क है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, एक परिसंघ या फेडरेशन अक्सर तब बनता है जब आजाद राज्य एक समझौते के तहत साथ आते हैं, जैसे अमेरिका में हुआ। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 बातें साफ की। पहला, भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है, राज्य अपनी मर्जी से साथ नहीं आए, बल्कि उन्हें। और दूसरा,
और ये सबसे जरूरी है, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। संघ अविभाज्य है, इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। एकदम सही। पूरा देश एक है, जिसे सिर्फ प्रशासन की सहूलियत के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। यहीं से अविभाज्य संघ का विचार आता है। तो ये तो साफ हो गया कि संघ सर्वोपरि है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन राज्यों का क्या? ये जो राज्यों की बनावट है, ये कितनी मजबूत है? क्या संसद जब चाहे राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है? हाँ, यहाँ पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारा संविधान इस मामले में आप कह सकती हैं कि बहुत ज्यादा लचीला है। अच्छा, अनुच्छेद 3 संसद को इस मामले में लगभग असीमित शक्तियां देता है। असीमित शक्तियां? हाँ, संसद चाहे तो किसी राज्य का एरिया कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है और यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। वो 2 राज्यों को मिला के एक बना सकती है या एक बड़े राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य। एक मिनट, मतलब अगर केंद्र सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कर सकती है और इसके लिए उसे यूपी की सरकार से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। इजाजत तो दूर की बात है, उनकी राय मानने की भी जरूरत नहीं है। अरे, प्रक्रिया यह है कि ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। राज्य को अपनी राय देने के लिए एक समय सीमा दी जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि विधानसभा चाहे हाँ कहे या ना, संसद या राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत ही ज्यादा शक्ति है केंद्र के हाथ में। ये तो राज्यों को पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर बना देता है। इसीलिए शायद भारत को विभक्त हो सकने वाले राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। हाँ, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हाँ, संघ नहीं टूट सकता, पर राज्यों को जब चाहे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। बिल्कुल यही मतलब है। पर इस शक्ति की भी एक सीमा है। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या संसद की यह शक्ति इतनी बड़ी है कि वो भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को दे दे? अरे, ये तो अलग ही लेवल का सवाल है। क्या संसद हमारे देश का नक्शा सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी बदल सकती है? और यही सवाल 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इसे बेरूबाड़ी यूनियन केस के नाम से जाना जाता है। हुआ ये था कि पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा इलाका पाकिस्तान को सौंपने का एक समझौता हुआ। तब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या सरकार ये काम साधारण कानून बनाकर कर सकती है? और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर रास्ता क्या था? कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 आपको देश के अंदर राज्यों को बदलने की शक्ति देता है, देश की जमीन किसी और को देने की नहीं। अगर आपको ऐसा करना है तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसके लिए आपको अनुच्छेद 368 के तहत बाकायदा संविधान में संशोधन करना होगा। अच्छा, तो इस एक फैसले ने ये तय कर दिया कि देश की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए पूरी संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। बिल्कुल। और इसलिए फिर 9वां संविधान संशोधन लाया गया और तब जाकर वो इलाका पाकिस्तान को सौंपा गया। यही प्रक्रिया हमें हाल ही में 2015 में भी दिखी, जब 100वें संविधान संशोधन के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ जमीनों का आदान प्रदान हुआ। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना मजबूत और जीवंत है। और भारत के अंदरूनी राजनीतिक नक्शे को बदलने की शक्ति का तो जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। 1950 का भारत का नक्शा आज के भारत से पहचान में ही नहीं आता। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़ी मांग से हुई थी, भाषा के आधार पर राज्य। हाँ, लेकिन आजादी के ठीक बाद नेहरू और पटेल जैसे बड़े नेता इस विचार के सख्त खिलाफ थे। बिल्कुल। देश का बंटवारा अभी हुआ था और उन्हें डर था कि भाषा के नाम पर देश और बढ़ जाएगा, एकता को खतरा होगा। सही बात है। इसलिए 1948 में S.K. धर कमीशन बनाया गया, जिसने साफ कह दिया कि राज्य भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनने चाहिए। जाहिर है, इस रिपोर्ट से लोगों में गुस्सा भड़का होगा। बहुत ज्यादा। हालात को संभालने के लिए कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी बनाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। जेवीपी कमेटी। हाँ, जेवीपी कमेटी। इस कमेटी ने भी धर कमीशन की बात को ही दोहराया और भाषा के आधार को खारिज कर दिया। लेकिन जनता का दबाव तो बढ़ता ही जा रहा होगा, खासकर दक्षिण भारत में। पट्टी श्री राम मुलू की कहानी यहीं से शुरू होती है ना? बिल्कुल। मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोग अपने लिए एक अलग राज्य आंध्र की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर एक गांधीवादी कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए। और सरकार ने शायद इसे गंभीरता से नहीं लिया। बिल्कुल नहीं लिया।
56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ओह, और इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। उनकी मृत्यु के बाद पूरे आंध्र क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई। सरकार पर इतना दबाव बना कि नेहरू को झुकना पड़ा। आनन फानन में अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया गया। एक बार दरवाजा खुल गया तो फिर तो सब अपनी अपनी मांग लेकर खड़े हो गए होंगे। बिल्कुल, एक बांध टूट गया था। अब सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना ही था। इसलिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इस आयोग ने 2 साल तक पूरे देश का दौरा किया और 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। इसने माना कि भाषा राज्यों के गठन का एक मुख्य आधार हो सकती है, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। हाँ, उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी देश की एकता और अखंडता है। भाषा एक फैक्टर है, लेकिन अकेला फैक्टर नहीं। इसी आयोग की सिफारिशों पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 1956 में भारत का नक्शा एक बार फिर से बना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से एक नया दौर शुरू हुआ। अगर हम 1956 के बाद बने राज्यों को देखें तो हमें राज्य बनाने की बदलती वजहें दिखाई देती हैं। ये बहुत दिलचस्प नजर को है। देखिए, 1960 में बंबई राज्य का बंटवारा हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात। हाँ, ये शुद्ध रूप से भाषा पे आधारित था। मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात। लेकिन फिर 1963 में नागालैंड बना। यहाँ वजह अलग थी। बिल्कुल, यहाँ वजह सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि एक अलग जनजातीय और सांस्कृतिक पहचान थी, जिसे एक हिंसक आंदोलन के बाद स्वीकार किया गया। और फिर पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जो और भी जटिल था। हाँ, 1966 में पंजाब का पुनर्गठन। यहाँ भाषा और धर्म दोनों का घालमेल था। अकाली दल पंजाबी सूबा की मांग कर रहा था, तो शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषी इलाकों को पंजाब, हिंदी भाषी इलाकों को हरियाणा और पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। तो यहाँ वजह भाषा और क्षेत्रीय पहचान का मिश्रण थी। और सिक्किम की कहानी इन सब से बिल्कुल अलग है। वो तो एक पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट है। सिक्किम 1947 तक एक आजाद देश था, जिस पर चोग्याल राजा का शासन था। आजादी के बाद वो भारत का एक रक्षित राज्य यानी प्रोटेक्टरेट बना। इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि सिक्किम अपने अंदरूनी मामलों में आजाद था, लेकिन उसकी रक्षा और विदेश मामले भारत देखता था। फिर 1974 में वहां के लोगों ने राजशाही के खिलाफ आंदोलन किया और भारत में शामिल होने की इच्छा जताई। तो भारत ने उसे सीधे एक राज्य बना लिया? नहीं, एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया गया। पहले उसे एक संबद्ध राज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, जो भारतीय संविधान में पहले कभी नहीं था। एक तरह की ट्रायल मेंबरशिप आप कह सकते हैं। लेकिन जब ये साफ हो गया कि सिक्किम के लोग पूरी तरह भारत में मिलना चाहते हैं, तो 1975 में एक जनमत संग्रह के बाद उसे भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना लिया गया। तो हमने देखा कि राज्य बनाने की वजह भाषा से शुरू होकर जनजातीय पहचान, क्षेत्रीय संस्कृति और फिर एक पूरे देश के विलय तक पहुंची। और 21वीं सदी में इसमें एक नया आयाम जुड़ा। बिल्कुल, सन 2000 में 3 बड़े राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इनके पीछे मुख्य वजह सांस्कृतिक पहचान तो थी ही, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था विकास और प्रशासनिक सुविधा का। इन पिछड़े इलाकों के लोगों को लगता था कि बड़े राज्यों की राजधानियां उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं। सही है। और सबसे नया उदाहरण तेलंगाना है, जो 2014 में एक लंबे आंदोलन के बाद बना। और 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, जहां एक राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, वो इस शक्ति का एक और पहलू दिखाता है। तो ये पूरी यात्रा हमें बताती है कि भारत का नक्शा पत्थर पर खींची गई लकीर नहीं है। ये एक जीवित दस्तावेज है जो लोगों की आकांक्षाओं के साथ बदलता रहा है। लेकिन इस पूरी बदलती संरचना को एक साथ जोड़ने वाली गोंद क्या है? वो कौन सा दर्शन है जो इस विविध राज्यों के संघ को एक आत्मा देता है? मुझे लगता है इसका जवाब हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। बिल्कुल, प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल संविधान का सार है। उसे संविधान का परिचय पत्र या उसकी आत्मा भी कहा जाता है। ये पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो बताता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या बनना चाहते हैं। चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी शब्दों को खोलते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वचन है। हम भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। हर शब्द अपने आप में एक सिद्धांत है। जैसे समाजवादी शब्द को 1976 में जोड़ा गया, लेकिन भारत का समाजवाद रूस या चीन वाला साम्यवादी समाजवाद नहीं है। अच्छा। हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यकीन रखता है। मतलब यहां अंबानी भी हैं और सरकारी राशन की दुकान भी है। इसका मकसद किसी से कुछ छीनना नहीं, बल्कि गरीबी, बीमारी और अवसरों की असमानता को कम करना है। और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, क्या इसका मतलब यह है कि राज्य धर्म से कोई लेना देना नहीं रखेगा? नहीं, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की खूबसूरती है। पश्चिमी मॉडल में राज्य और धर्म के बीच एक दीवार होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं, हमारा राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन वो सभी धर्मों से एक सकारात्मक दूरी बनाकर रखेगा और सभी को बराबर सम्मान और समर्थन देगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो अपने नागरिकों के धर्म का सम्मान करता है। और लोकतांत्रिक शब्द पर तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत गहरी बात कही थी। हाँ, उन्होंने संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने कहा कि ये तीनों एक त्रयी हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बिना समानता के स्वतंत्रता कुछ लोगों की तानाशाही बन जाएगी, और बिना स्वतंत्रता के समानता व्यक्तिगत पहल को ही खत्म कर देगी। ये तो लोकतंत्र की आत्मा को समझने जैसा है। और प्रस्तावना में जो लक्ष्य दिए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन्हें हम राज्यों के बनने की कहानी से कैसे जोड़ सकते हैं? ये सीधे सीधे जुड़े हैं। जब लोग अपनी भाषा के लिए एक अलग राज्य मांग रहे थे, तो वो असल में अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता और भाषाई न्याय की मांग कर रहे थे। अच्छा। दूसरी तरफ फजल अली आयोग जैसे कमीशन बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि देश की एकता बनी रहे। सही। संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान भी इसीलिए है, ताकि हम पहले भारतीय हों और बाद में गुजराती, तमिल या बंगाली। यह बंधुत्व को बढ़ावा देता है। तो प्रस्तावना सिर्फ एक सुंदर कविता नहीं है, बल्कि वो एक कसौटी है जिस पर हर कानून और हर सरकारी कदम को परखा जाना चाहिए। लेकिन एक समय था जब खुद सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर उलझन में था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। ये एक शानदार कानूनी यात्रा है। इसे एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। 1960 के बेरोबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना एक किताब के कवर की तरह है। कवर की तरह? हाँ, ये आपको बताती है कि एक किताब के अंदर क्या है, लेकिन ये खुद किताब का हिस्सा नहीं है। आप कवर के आधार पर केस नहीं कर सकते। लेकिन बाद में ये नजरिया पूरी तरह बदल गया। पूरी तरह। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा, नहीं, प्रस्तावना किताब का कवर नहीं है, ये किताब का पहला अध्याय है। ये संविधान की आत्मा है और ये इसका एक अटूट हिस्सा है। और कोर्ट ने इससे भी आगे जाकर कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो प्रस्तावना में मौजूद मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो आज की इस पूरी चर्चा से भारत की संरचना, उसकी बदलती सीमाओं और उसके मार्गदर्शक आत्मा को समझने के बाद श्रोताओं के लिए क्या अंतिम विचार छोड़ा जा सकता है? एक अंतिम विचार ये हो सकता है, प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। और अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है। भारतीय राजनीति का पूरा खेल इसी एक तनाव में छिपा है। क्या भारत लोगों का संघ है या राज्यों का संघ? शक्ति का असली स्रोत कौन है, दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार या राज्यों में बसी विविध जनता? इन दो विचारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, यही सवाल भारत की राजनीतिक यात्रा को कल भी परिभाषित कर रहा था, आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसी कॉन्टिन्यूटी में अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ये शब्द हम रोज सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है और एक नागरिक होने से हमारी और आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि नागरिकता सिर्फ एक पहचान पत्र या पासपोर्ट नहीं है। ये किसी भी इंसान और उस देश के बीच के रिश्ते की बुनियाद है। ये तय करता है कि आप उस देश के परिवार का हिस्सा है या एक मेहमान। आज की चर्चा में हम इसी रिश्ते की गहराई को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा संविधान नागरिकों को एक सुरक्षा कवच देता है, जिसे मूल अधिकार कहते हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। एक नागरिक और एक विदेशी में सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर क्या है?
देखिए, किसी भी आधुनिक देश में दो तरह के लोग होते हैं। पहले हैं नागरिक, जो उस देश के पूर्ण सदस्य होते हैं। उनकी पूरी वफादारी देश के प्रति होती है और बदले में देश उन्हें सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार देता है। दूसरी तरफ होते हैं विदेशी, जो किसी और देश के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें वो सारे अधिकार नहीं मिलते जो नागरिकों को मिलते हैं। अच्छा, और हमारे सोर्सेज में ये भी लिखा है कि विदेशियों में भी दो तरह के लोग होते हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, इसका मतलब सीधा है। विदेशी मित्र वो हैं जिनके देश के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, दोस्ताना है। लेकिन विदेशी शत्रु वो उस देश के नागरिक होते हैं जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। ओके। और ये सिर्फ एक नाम का फर्क नहीं है। शत्रु देश के नागरिकों को कुछ कानूनी सुरक्षाएं भी नहीं मिलती, जैसे अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ मिलने वाली सुरक्षा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक अहम प्रावधान है। समझ गया। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एक भारतीय नागरिक होने का वीआईपी पास क्या है? वो कौन से खास अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों की जेब में होते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। संविधान कुछ अधिकार सिर्फ अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित रखता है, जैसे अनुच्छेद 15, जो कहता है कि सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं कर सकती। राइट। फिर है अनुच्छेद 16, जो सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को बराबर मौका देने की बात करता है, जिसे हम लोक नियोजन में अवसर की समता कहते हैं। और अनुच्छेद 19 तो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, जिसमें हमें बोलने की, कहीं भी इकट्ठा होने की, घूमने फिरने की आजादी मिलती है। ये सब भी सिर्फ नागरिकों के लिए है। हाँ, ये 6 मौलिक स्वतंत्रताएं सिर्फ नागरिकों को मिलती हैं। और इसके अलावा राजनीतिक अधिकार तो हैं ही, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़कर सांसद या विधायक बनने का अधिकार, और तो और देश के सबसे बड़े पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इन पर सिर्फ एक भारतीय नागरिक ही बैठ सकता है। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प बात है। मुझे लगा था कि अमेरिका की तरह यहाँ भी राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी होगा। तो क्या इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में पैदा हुआ हो लेकिन बाद में भारत की नागरिकता ले ले, तो वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यही भारत के संविधान की खूबसूरती है। यहाँ जन्म से नागरिक और कानून द्वारा बनाए गए नागरिक में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। दोनों को बराबर अधिकार हैं। अच्छा। और इसी बराबरी के सिद्धांत से एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार जुड़ा है, एकल नागरिकता का। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। अमेरिका या स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता होती है, एक देश की और एक उस राज्य की जहां वो रहते हैं। मतलब कोई टेक्सास का भी नागरिक है और अमेरिका का भी। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं है? हम पंजाब के नागरिक या बंगाल के नागरिक क्यों नहीं कहलाते? इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत गहरी दूरदर्शिता थी। हाँ। उन्होंने विभाजन का दर्द देखा था और वो जानते थे कि अगर राज्यों को अपनी अलग पहचान या नागरिकता बनाने की छूट दी गई तो ये देश फिर से छोटी छोटी रियासतों वाली मानसिकता में बट सकता है। सही बात है। वो इस बात को लेकर बहुत सतर्क थे कि कहीं राज्य अपने नागरिकों को नौकरियों या दूसरी सुविधाओं में प्राथमिकता ना देने लगें, जिससे दूसरे राज्यों के लोगों में अलगाव की भावना पैदा हो। तो एकल नागरिकता सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने वाला एक भावनात्मक धागा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये इस बात की गारंटी है कि आप चाहे कश्मीर में पैदा हों या कन्याकुमारी में, आप पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय हैं और आपको हर जगह समान अधिकार मिलेंगे। तो ये तो हुई नागरिक होने की बात, लेकिन कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनता कैसे है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की नागरिकता चली जाए? संविधान लागू होने के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी, इसके नियम 1955 में बने नागरिकता अधिनियम में बताए गए हैं। नागरिकता पाने के मतलब मोटे तौर पर 5 तरीके हैं। पहला और दूसरा सबसे आम है, जन्म से और वंश से। यानी या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो या आपके माता पिता में से कोई भारतीय हो। ठीक है, ये तो समझ आता है। पर मान लीजिए कोई विदेशी है जिसका भारत से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, क्या वो भी नागरिक बन सकता है? हाँ बिल्कुल। इसके लिए 2 रास्ते हैं, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और दूसरा है प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरलाइजेशन। पंजीकरण ज्यादातर भारतीय मूल के लोगों के लिए है, लेकिन प्राकृतिक रूप से नागरिकता कोई भी विदेशी ले सकता है अगर वो कुछ शर्तें पूरी करे। कैसी शर्तें?
जैसे वो एक तय समय तक भारत में रहा हो, उसका चरित्र अच्छा हो और उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी एक भारतीय भाषा का ज्ञान हो। ये सुनने में काफी जटिल प्रक्रिया लगती है। क्या इसका कोई हाल का मशहूर उदाहरण है जिससे श्रोता इसे बेहतर समझ सकें? हाँ, जैसे गायक अदनान सामी का मामला। वो पाकिस्तान में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता हासिल की। ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा। और 5वां तरीका है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, जिसका सीधा मतलब है कि अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए तो सरकार वहां के लोगों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। जैसे 1962 में जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना तो वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। और नागरिकता समाप्त कैसे होती है? क्या सरकार किसी की नागरिकता रद्द कर सकती है? हाँ, इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला तो सीधा है, आप अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दें, जिसे स्वैच्छिक त्याग कहते हैं। ओके। दूसरा है बर्खास्तगी, यानी अगर आप जानबूझकर किसी और देश के नागरिक बन गए तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता। और तीसरा तरीका जिसमें सरकार की भूमिका होती है? उसे कहते हैं वंचित करने द्वारा, यानी सरकार का नागरिकता छीन लेना। लेकिन सरकार ऐसा मनमाने ढंग से नहीं कर सकती, इसके लिए बहुत ठोस वजह होनी चाहिए। जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो या संविधान का अपमान किया हो। सबसे गंभीर मामला तब होता है जब कोई युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद करे। ये नागरिकता के साथ आने वाली सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यानी देश के प्रति वफादारी का उल्लंघन है। तो ये साफ है कि नागरिक बनना और बने रहना एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक भारतीय नागरिक होने का सबसे बड़ा मतलब क्या है? हमें ऐसा क्या मिलता है जो किसी और को नहीं मिलता? शायद इसका जवाब हमें संविधान के उस हिस्से में मिलता है जिसे उसकी आत्मा कहते हैं, मूल अधिकार। बिल्कुल, यहीं से नागरिकता का असली महत्व समझ आता है। संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये वो अधिकार हैं जो सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं और हर नागरिक की आज़ादी और सम्मान की रक्षा करते हैं। ये एक तरह से संविधान की तरफ से दी गई गारंटी है। इसमें सबसे पहला आता है समता का अधिकार, और अनुच्छेद 14 में 2 बातें कही गई हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? ये बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। विधि के समक्ष समता या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये विचार ब्रिटेन से लिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री हो या एक आम मजदूर, कानून की नजर में सब बराबर है। ठीक है। ये एक तरह से नकारात्मक बात कहता है कि किसी को कोई खास छूट नहीं मिलेगी। और विधियों का समान संरक्षण? ये विचार अमेरिका से आया है। इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थिति में फंसे लोगों के साथ कानून एक जैसा बर्ताव करेगा। आप 2 लोगों के लिए जो एक ही स्थिति में है, अलग अलग कानून नहीं बना सकते। ये एक सकारात्मक निर्देश है जो राज्य को समान व्यवहार करने के लिए कहता है। दोनों का मकसद एक ही है, इंसाफ और बराबरी। लेकिन रुकिए, क्या वाकई कानून की नज़र में सब बराबर हैं? मैंने सुना है कि कुछ लोगों को विशेष छूट या इम्यूनिटी मिलती है, तो क्या कुछ लोग ज्यादा बराबर हैं? आपका सवाल जायज है। संविधान में ही कुछ अपवाद दिए गए हैं और उनके पीछे एक मजबूत तर्क है। सोचिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल देश के जहाज के कप्तान की तरह है। अगर आप जहाज के चलने के दौरान कप्तान पर ही मुकदमा चलाते रहेंगे तो जहाज कौन चलाएगा? इसलिए अनुच्छेद 361 के तहत उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता और ना ही उन पर कोई आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, तो ये पद की गरिमा और काम को बिना रुकावट चलाने के लिए है। और सांसदों और विधायकों के बारे में क्या? उनके लिए भी ऐसी ही छूट है। अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के किसी सदस्य ने सदन के अंदर क्या बोला या किस पक्ष में वोट दिया, इस पर कोई भी अदालत सवाल नहीं उठा सकती। इसका मकसद ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि बिना किसी डर या दबाव की जनता की आवाज को सदन में उठा सकें। समानता के बाद आता है सबसे चर्चित अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 हमें जो 6 आजादियां देता है, वो तो किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। बिल्कुल,
लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये अधिकार असीमित नहीं है। राज्य इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका सीधा मतलब है जायज वजहों से लगाई गई रोक। अच्छा, यानी आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां देश की सुरक्षा या किसी दूसरे की शांति शुरू होती है। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जिसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहते हैं। इसकी कहानी तो कमाल की है। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसके मायने ही बदल दिए। ये भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे दिलचस्प अध्याय है। शुरुआत में 1950 के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत संकीर्ण व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार सिर्फ सरकार के मनमाने एक्शन से बचाता है, संसद द्वारा बनाए गए कानून से नहीं। मतलब अगर संसद कोई कानून बनाकर आपकी आजादी छीन ले तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। ये तो बहुत खतरनाक लगता है। बिल्कुल। और इसी सोच को 1978 के मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से पलट दिया। वो एक ऐतिहासिक फैसला था। कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। और किसी भी व्यक्ति की आजादी छीनने के लिए सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है,